हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, मैं पवन पाल स्वागत करता हूं आप सबका अपने एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, रोज़ की तरह जी के जीएस का महासंग्राम चलाने एक बार फिर आ गया हूं आप लोगों के लिए। ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे रेलवे हो, एसएससी हो, जीके हो, जीएस हो, कोई भी हो। ठीक है दोस्तों, इन प्रश्नों का महासंग्राम आप लोगों के लिए चल रहा है। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और लोगों को भी दोस्तों इस चैनल से जोड़िए। ठीक है, इस एग्ज़ाम क्रैक पवन पाल के यूट्यूब चैनल को और भी बड़ा परिवार बनाएं। चलिए, आप लोगों का ज़्यादा टाइम न लेते हुए हम आज के प्रश्नों पर चलते हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों का दोस्तों, मौर्योत्तर काल में चांदी और तांबे के सिक्के को क्या कहा जाता था। पहला ऑप्शन है शतमान और काकड़ी, दूसरा है दीनार, तीसरा है आहत, चौथा है सोने के सिक्के। तो बताइए क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। मौर्योत्तर काल में चांदी और तांबे के सिक्के को शतमान और काकड़ी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? शतमान और काकड़ी। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके शासनकाल में हुई थी। पहला है श्रीगुप्त, दूसरा है कुमारगुप्त, तीसरा है घनानंद, चौथा है विष्णुगुप्त। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो हुई थी वो कुमारगुप्त के शासनकाल में हुई थी। किसके शासनकाल में? कुमारगुप्त के। ठीक है, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दूसरे क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण कब पहला प्रमाण किस मंदिर से मिलता है। उत्तर भारत के मंदिरों में शिखर निर्माण का पहला प्रमाण किस मंदिर से मिलता है। पहला है दशावतार मंदिर, दूसरा है सूर्य मंदिर, तीसरा है इंद्र मंदिर, चौथा है पशुपतिनाथ मंदिर। तो बताइए किस मंदिर से मिलता है। तो दोस्तों, वो है पहला ऑप्शन आपका दशावतार मंदिर। ठीक है, किस मंदिर से? दशावतार मंदिर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, किस मुगल शासक ने मदिरा और भांग पर प्रतिबंध लगाया था। पहला है अकबर, दूसरा है बाबर, तीसरा है औरंगजेब, चौथा है शाहजहां। तो बताइए किस मुगल शासक ने मदिरा और भांग पर प्रतिबंध लगाया था। तो वो है औरंगजेब। कौन था? औरंगजेब। आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने वर्ष 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से आरंभ किया था। पहला है चंपारण, दूसरा है साबरमती, तीसरा है अमृतसर, चौथा है पंजाब। तो बताइए कहाँ से आरंभ किया था सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। तो वो हुआ था साबरमती से। ठीक है, कहाँ से? साबरमती से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में किस मापक को प्रयोग में लाया जाता था। पहला है सोने के सिक्के, दूसरा है पत्थर, तीसरा है हीरे जवाहरात, चौथा है मसाहत। चारों ऑप्शंस में से बताइए दोस्तों कि भूमि नापने के लिए दिल्ली सल्तनत काल में किस मापक का प्रयोग किया जाता था। तो वो था चौथा ऑप्शन आपका मसाहत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का, उदय सिंह को किस अन्य नाम से जाना जाता था। पहला है वीरों का राजा, दूसरा है स्वर्णदानी, तीसरा है मोटा राजा, चौथा है पतला राजा। तो उदय सिंह को दोस्तों जिस नाम से जाना जाता था जल्दी से कमेंट कर दीजिए। उदय सिंह को मोटा राजा के नाम से जानते थे। किस नाम से? मोटा राजा के नाम से। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है।
पहला ऑप्शन है आपका 6 मिनट 4 सेकंड, दूसरा है 8 मिनट 16 सेकंड, तीसरा है 10 मिनट 12 सेकंड, चौथा है 9 मिनट 2 सेकंड। दोस्तों काफ़ी इजी क्वेश्चंस है और सब लोग इसका जवाब जानते होंगे, लेकिन इसका दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, 8 मिनट 16 सेकंड। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में इतना समय लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा उतरने को क्या कहते हैं? पहला है केवल ज्वार कहते हैं, दूसरा है केवल भांटा, तीसरा है सुनामी लहर, चौथा है ज्वार एवं भांटा दोनों। तो दोस्तों चंद्रमा एवं सूर्य की आकर्षण शक्तियों के कारण सागरीय जल के ऊपर उठने तथा उतरने को ज्वार एवं भांटा कहते हैं। ठीक है, जब समुद्री जल ऊपर जाता है तो ज्वार कहलाता है, नीचे आता है तो भांटा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एंडीज पर्वतमाला दक्षिणी अमेरिका में स्थित विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। इसकी लंबाई कितनी है बताइए। तो दोस्तों एंडीज पर्वतमाला जो है, जो दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, वो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो हमें इसकी लंबाई बताना है कि इसकी लंबाई कितनी है। पहला ऑप्शन आपका है 7400 किलोमीटर, दूसरा है 7200 किलोमीटर, तीसरा है 7600 किलोमीटर, चौथा है 8850 मीटर। तो बताइए कितना है। तो दोस्तों 7200 किलोमीटर। कितना है? 7200 किलोमीटर। आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में किस गैस की मात्रा बढ़ जाती है? पहला है रेडान, दूसरा है फ्रियान, तीसरा है नाइट्रोजन, चौथा है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? पहला, रेडान। ठीक है, भूकंप आने से पूर्व वायुमंडल में रेडान की मात्रा अधिक हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, एक ही समय पर आने वाले भूकंप के क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहला है भूकंपीय ग्राफ, दूसरा है भूकंपीय लाइन, तीसरा है होमोसेस्मल लाइन, चौथा है भूकंप मानक। तो बताइए दोस्तों कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, क्या है? होमोसेस्मल लाइन। ठीक है, तीसरा ऑप्शन होमोसेस्मल लाइन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विश्व की छत नाम से किस पठार को जानते हैं? पहला है तिब्बत का पठार, दूसरा है असम का पठार, तीसरा है पामीर का पठार, चौथा है कनाडा का पठार। तो बताइए विश्व की छत नाम से किस पठार को जानते हैं? तो आपका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, पामीर का पठार। ठीक है, किसे? पामीर का पठार विश्व की छत के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? पहला है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल, दूसरा है गोबी मरुस्थल, तीसरा ऑप्शन है आपका चौलिस्तान मरुस्थल, चौथा है असम का मरुस्थल। तो बताइए दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों आंखें बंद करके बताइएगा। पहला ऑप्शन है अफ्रीका का सहारा मरुस्थल। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल यही है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, विक्टोरिया झील किन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है तंजानिया और युगांडा, चौथा है रूस और अमेरिका। तो बताइए कौन से दो देश हैं? तो दोस्तों विक्टोरिया झील जिन दो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है वो है तंजानिया और युगांडा। कौन है? तंजानिया और युगांडा। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको ये प्रश्न समझ में आ रहे हैं, ये वीडियो अच्छा लग रहा है, तो हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आप नए यूजर हैं तो रेड आइकन में
सब्सक्राइब लिखा है उसे सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया झील से होकर कौन सी रेखा गुजरती है? पहला है भूमध्य रेखा, दूसरा है विषुवत रेखा, तीसरा है ध्रुवीय रेखा, चौथा है ग्रीनविच मीन टाइम। तो दोस्तों विक्टोरिया झील से होकर जो रेखा गुजरती है वो है विषुवत रेखा, ठीक है। कौन सी रेखा है? विषुवत रेखा। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, खारे पानी की पैगोंग झील किन दो देशों की सीमा में फैली है? पहला है भारत और पाकिस्तान, दूसरा है भारत और चीन, तीसरा है भारत और श्रीलंका, चौथा है सऊदी और अमेरिका। तो दोस्तों खारे पानी की जो पैगांग झील है वो भारत और चीन की देशों की सीमा में फैली है, ठीक है। भारत और चीन की सीमा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, समताप मंडल किस गतिविधि के लिए उपयुक्त होता है? पहला है संवहन धाराओं के लिए, दूसरा है विमान संचालन के लिए, तीसरा है सैटेलाइट प्रक्षेपण के लिए, चौथा है वर्षा कराने के लिए। तो बताइए समताप मंडल किस गतिविधि के लिए उपयुक्त होता है? तो दोस्तों समताप मंडल विमान संचालन के लिए उपयुक्त होता है, ठीक है। किस लिए? विमान संचालन के लिए। समताप मंडल में विमान उड़ाने की आदर्श दशा पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मिट्टी में खारापन और क्षारीयता की समस्या का समाधान है? खेतों में यूरिया का प्रयोग करके, खेतों में सल्फर का प्रयोग करके, खेतों में पोटाश का प्रयोग करके, या फिर खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके। तो बताइए मिट्टी में खारापन और क्षारीयता किस तरीके से कम की जा सकती है? तो आपका चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्त, खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके, ठीक है। क्या करके? खेतों में जिप्सम का प्रयोग करके आप जो है खेतों की खारापन और क्षारीयता को कम कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के किस शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है? पहला है जयपुर, दूसरा है उदयपुर, तीसरा है अलवर, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कौन से शहर को कहा जाता है? तो दोस्तों आपका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, उदयपुर, ठीक है। राजस्थान के उदयपुर शहर को झीलों की नगरी कहा जाता है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि किस संविधान संशोधन के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया है? पहला है 122वें, दूसरा है 123वें, तीसरा है 124वें और चौथा ऑप्शन है आपका 125वें। तो दोस्तों आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा 122वें, ठीक है। कितने संविधान संशोधन के अनुसार वस्तु एवं सेवा कर को लाया गया है? तो 122वें संविधान संशोधन के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस अनुच्छेद के तहत 24 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण रोजगार करने पर पाबंदी है? तो पहला है 24वें, दूसरा है 25वें, तीसरा है 21वें और चौथा है 22वें। तो बताइए दोस्तों किस अनुच्छेद के तहत 24 वर्ष से कम आयु के बालकों को जोखिमपूर्ण रोजगार करने पर पाबंदी है? तो वो है 24वें, ठीक है। 24वें अनुच्छेद के अंतर्गत पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? बताइए। सरोजिनी नायडू पहला ऑप्शन है आपका, सेकंड ऑप्शन है सुचेता कृपलानी, तृतीय ऑप्शन है फातिमा बीवी और चौथा ऑप्शन है दोस्तों किरण बेदी। तो बताइए कौन थी सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश? तो आप बोलेंगे फातिमा बीबी, ठीक है। कौन थी? फातिमा बीबी। तीसरा ऑप्शन 23वें क्वेश्चन का सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने दोस्तों कि हवाई जहाज में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? पहला है वायुदाब का कम होना, दूसरा है वायुदाब का अधिक होना, तीसरा है वायुदाब का नगण्य होना, चौथा है वायुदाब की आंधी चलना।
तो बताइए हवाई जहाज़ में फाउंटेन पेन से स्याही क्यों निकलने लगती है? तो दोस्तों बता दो कि इसलिए निकलने लगती है क्योंकि वहाँ वायुदाब कम होता है। ठीक है, क्या होता है? वायुदाब कम होता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? पहला है अवतल लेंस, दूसरा है उत्तल लेंस, तीसरा है अवतल उत्तल दोनों, चौथा है ना तो अवतल ना ही उत्तल। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में जिस लेंस का प्रयोग किया जाता है वो है अवतल लेंस। ठीक है, कौन सा लेंस है? अवतल। अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में, और उत्तल लेंस प्रयोग किया जाता है दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में। इसका शॉर्टकट फार्मूला याद करने का हम बता दे रहे हैं आपको कि उत्तल जो होता है, उत्तल में उ पहले आता है तो उसके लिए दा, तो दा जो होता है उसमें दू बड़ी ऊ की मात्रा आती है, तो इसलिए वो उत्तल में प्रयोग होगा। और उसका अपोजिट अवतल लेंस, अवतल उत्तल यही दो लेंस हैं, तो निकट दृष्टि दोष में अवतल जायज़ सी बात है प्रयोग होगा। चलिए एक क्वेश्चन और पूछा जाता है दोस्तों कि लेंस की फोकस दूरी किस में नापी जाती है? तो बता दीजिएगा डायोप्टर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? पहला है पुणे, दूसरा है बेंगलुरु, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है लखनऊ। तो दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? नई दिल्ली। तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? पहला है क्रिकेट, दूसरा है बैडमिंटन, तीसरा है कबड्डी, चौथा है हॉकी। तो बताइए थॉमस कप किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों थॉमस कप जो है वो आपका सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, बैडमिंटन से। ठीक है, थॉमस कप बैडमिंटन से संबंधित है। 27वें क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्लेइंग टू विन किस खिलाड़ी की रचना है? पहला है सानिया मिर्जा, दूसरा है सचिन तेंदुलकर, तीसरा है साइना नेहवाल, चौथा है विराट कोहली। तो प्लेइंग टू विन जो है वो साइना नेहवाल की रचना है। ठीक है, किसकी रचना है? साइना नेहवाल की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? पहला है लखनऊ, दूसरा है अमेठी, तीसरा है कानपुर, चौथा है हरदोई। तो दोस्तों उत्तर भारत का मैनचेस्टर जिसे कहा जाता है वो है कानपुर। ठीक है, कौन है? कानपुर। थर्ड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आप लोगों का दोस्तों, संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? पहला है कबड्डी, दूसरा है क्रिकेट, तीसरा है फुटबॉल, चौथा है खो खो। तो बताइए किस खेल से संबंधित है? तो दोस्तों संतोष ट्रॉफी जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। ठीक है, किससे? फुटबॉल से। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल के खिलाड़ियों को दी जाती है। तो ये रहे दोस्तों हमारे आज के 30 प्रश्न जो हमने आपके लिए लाया। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हों, समझ में आए हों, तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नीचे रेड कलर के बेल आइकन में सब्सक्राइब लिखा होगा, उसे सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में बेल आइकन आएगा, उसे आप क्लिक कर कल आल पर सेट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए ये रहे 30 क्वेश्चन और आज के 30 क्वेश्चन पूरा हुए। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।